वो मेरे पास बैठते हुए बोली, आज इंजेक्शन नहीं लगेगा, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करूंगी। आपने दवा खा ली? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं खाई। वैसे मेरा ख्याल है मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? जब तक सर्जन साहब न चाहें आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। मैं उन खुशगवार लम्हात को बहस में ज़ाया करना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश हो गया। वो अपना सामान समेटते हुए बोली, अब मैं जाऊँ? इतनी जल्दी? मैंने मायूस होते हुए कहा, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई, फिर आऊँगी। उसने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, इस वक्त काम का रश है और डॉक्टर्स भी राउंड पर हैं, किसी ने देख लिया तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैंने ना चाहते हुए भी उसे इजाज़त दे दी और आंखें बंद करके लेट गया। पर अब मुझे बेचैनी से उस वक्त का इंतज़ार था कि वो अपने कामों से फारिग होकर मेरे पास आती। मैं मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। वो इस बुरी तरह से मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी कि उसके अलावा मेरा ध्यान किसी और जानिब नहीं गया। मैंने इस दौरान एक दफ़ा भी बच्चों को याद नहीं किया, ना ही भाई का ख्याल आया कि न जाने उसके इंटरव्यू का क्या बना। मैंने कई बार अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल से जाने के बाद वैसे ही उससे मिलने का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। दिल और दिमाग में एक कशमकश जारी थी। बिलाखिर जीत दिल की हुई और दिमाग हार गया। वो गुज़िश्ता शब की तरह 1 बजे आई। इस बार उसने अपने आप को एक नए सिरे से संवारा हुआ था। वही हल्का हल्का सा मेकअप, होठों पर लगी ताज़ा ताज़ा लिपस्टिक, खुले हुए बाल और दुपट्टा सर के बजाय कंधों पर था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर उसने बड़े प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरी और बड़े लाड से बोली, सर आपका ओहदा क्या है? मैं उसकी जानिब से किसी रोमानवी हरकत की तवक्को कर रहा था। उस बेतुके सवाल पर चौंक गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस यूं समझ लो कि छोटा सा ऑफिसर हूँ। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर आप छोटे से ऑफिसर होते तो प्राइवेट रूम कभी नहीं मिलता। तुम्हें मेरे रैंक से इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? मैंने उसके गाल को हल्के से छूते हुए कहा, इसलिए कि मुझे आपसे एक काम है। वो बड़ी अदा से बोली, कैसा काम? देखो मैं किसी से बात करता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो मेरे दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। उसने अचानक ही अपनी घड़ी में वक्त देखा और खड़े होते हुए बोली, ओहो 2 बज गए, कहीं मेरी बच्ची ना उठ गई हो, बहुत देर से सो रही है। अब मैं चलती हूँ, सुबह मुलाकात होगी, आपके लिए नाश्ता लेती आऊँगी। ये मुलाकात भी अधूरी रही, बल्कि मेरी तशनगी और चाहत कुछ और बढ़ गई। वो 1 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हट जाती। मुझे भी उस आंख मचोली में लुत्फ आ रहा था। मैंने सोचा, अगर उसके शौहर को मुलाजमत मिल गई तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से उसके घर जा सकूंगा। इस वक्त भी मेरी अकल में ये बात नहीं आई कि मुझे इसका मौका ही कब मिलेगा। दूसरे रोज़ वो ठीक 7 बजे मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। पहले रोज़ की तरह वो मुझे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गई। मैंने दांत ब्रश किए, मुंह हाथ धोया। हम दोनों ने एक साथ बहुत प्यार से बैठकर नाश्ता किया। इस दौरान उसने खूब लगावट का मुजाहिरा किया। वो अपने हाथ से मुझे नाश्ता करवा रही थी और बार बार कोई ऐसी हरकत करती। बात दरअसल ये है कि मेरा शौहर इन दिनों बेकार है, घर का सारा बोझ मुझ पर आ गया है, बड़ी तंगी हो रही है। अगर आप उसे अपने ऑफिस में मुलाजमत दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। तुम्हारा शौहर काम क्या करता है? वो रिक्शा चलाता था, एक्सीडेंट हो गया तो मालिक ने रिक्शा छीन लिया। अब वो बेयारो मददगार है, यानी बेरोजगार है। कोशिश के बावजूद अब तक उसे कोई काम नहीं मिल सका। देखो भाई, हमारे इदारे में रिक्शा ड्राइवर की तो कोई असामी यानी नौकरी नहीं है, इसके अलावा वो क्या काम कर सकता है? जी उसका तो मुझे पता नहीं, मैं उसे कल बुला लेती हूँ, आप खुद उससे बात कर लें, जिससे उसके जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे मस हो जाता। और वो उस वक्त बिल्कुल एक रिवायती महबूबा का किरदार अदा कर रही थी। मैं उस रोज़ फौजिया को हॉस्पिटल आने से मना कर चुका था, इसलिए जब कैंटीन वाला लड़का नाश्ते के खाली बर्तन और पैसे लेने आया तो मैंने उससे दोपहर का खाना लाने के लिए कह दिया। शाम को सर्जन साहब मुझे देखने आए तो मैंने उनसे घर जाने की बात कही। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले कि कम से कम 10 रोज़ हॉस्पिटल में रहना होगा। लेकिन क्यों? मैंने झल्लाते हुए कहा, यहाँ मेरा कोई ख़ास इलाज नहीं हो रहा, ये गोलियाँ तो घर में भी खा सकता हूँ। घर और हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क होता है। घर में हॉस्पिटल जैसी निगहदाश्त नहीं हो सकती है। मैं आपको इस हालत में डिस्चार्ज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी, ठीक है? अगर आप बज़िद हैं तो शौक से घर जाइए। सर्जन ने हथियार डालते हुए कहा, कल सुबह आपका एक्सरे लिया जाएगा, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। 10वें रोज़ आकर चेकअप करवा लीजिएगा। शाम को फौजिया मेरे भाई के साथ मुझे देखने आई।
تو میں نے اسے اپنے ڈسچارج ہونے کے بارے میں بتایا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ 8 بجے مریم اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ اس کا نام نواز تھا۔ مریم نے اسے میرے سامنے بٹھا دیا اور خود راؤنڈ پر چلی گئی۔ میں اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مریم کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ مریم سے دگنی عمر کا تھا۔ اوپر سے اس نے بڑا عجیب اور غریب حلیہ بنا رکھا تھا، گندے کپڑے، عجیب سا چہرہ۔ اس کے بال بھی ایسے تھے، لگ رہا تھا مٹی دھول سے اٹا ہوا ہو، اور یہاں تک کہ وہ نشے میں بھی لگ رہا تھا۔ درخواست لائے ہو؟ میں نے مریم کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت ترس آ رہا تھا اس پر۔ جی ہاں۔ اس نے ایک لفافہ مجھے پکڑا دیا۔ اس سے باتیں کر کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ملازمت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مریم اسے زبردستی میرے پاس لے کر آئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا راؤنڈ مکمل کر کے آ گئی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، بات ہو گئی؟ آپ نے اپنی تسلی کر لی؟ ہاں، میں نے مختصر سے جواب دیا۔ پھر وہ اپنے شوہر سے بولی، تم نے صاحب کو سب ٹھیک ٹھاک بتا دیا نا؟ کوئی بات چھپائی تو نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہاں ہاں، بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، کوئی بات نہیں چھپائی۔ وہ کچھ چڑھتے ہوئے بولا، اب میں جاؤں؟ ہاں، مریم نے جواب دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مریم سے پوچھا، یہ تم نے کسی بانگڑو سے شادی کر لی ہے؟ اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے؟ بس جی، یہی لکھا تھا قسمت میں، وہ کچھ اداس ہوتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے ایک دم ہی بات بدل دی اور بولی، سنا ہے آپ کل گھر جا رہے ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، صحیح سنا ہے، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد تم سے کس طرح رابطہ کروں گا۔ اگر تمہارے شوہر کے کام کے سلسلے میں مجھے تم کو اطلاع دینی ہوئی تو کیسے رابطہ کروں گا، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ میں صبح آپ کو اپنے برابر والوں کا نمبر دے دوں گی، وہ مجھے بلا دیں گے۔ اگر میں گھر پر نہیں ہوئی تو آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اسے یوں چہکتے دیکھ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے جانے کی خبر سن کر اداس ہو جائے گی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر ایسی کوئی علامت نہیں دیکھی، بلکہ وہ پہلے 2 دنوں کی نسبت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے اس کے شوہر کی درخواست لے کر رکھ لی تھی اور اس کو نوکری دلانے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اس روز وہ میرے پاس نہیں بیٹھی، نہ ہی اس نے پہلے 2 دنوں کی طرح میٹھی میٹھی باتیں کی، بلکہ فوراً ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ البتہ جاتے وقت اس نے اتنا ضرور کہا، آج مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے فی الحال نہیں رک سکتی، البتہ رات کو آؤں گی۔ میری عادت ہے کہ بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہوں۔ مریم کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ وہ صرف اپنے شوہر کی ملازمت کے لیے مجھ سے قربت کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ اس نے مجھ سے فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اتنی طوطا چشم ہوگی۔ میں نے سوچ لیا اگر وہ رات کو نہیں آئی یا اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی تو میں بھی اسے منہ نہیں لگاؤں گا۔ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ وعدے کے مطابق 1 بجے آ گئی، اسی طرح بنی سنوری، تر و تازہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور میری نبض دیکھتے ہوئے بولی، اب تو آپ بالکل نارمل ہیں۔ میں بیمار ہی کب ہوا تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ہاسپٹل والوں نے مجھے زبردستی روک رکھا ہے اپنا بل بنانے کے لیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ آج بھی اگر میں ضد نہ کرتا تو یہ لوگ 10 دن سے پہلے مجھے ڈسچارج نہیں کرتے۔ خیر، اب تو میں کل چلا ہی جاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہاسپٹل تک ہوتا ہے، اس کے بعد کون کسی سے ملتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے مریم، میں یہاں سے جانے کے بعد تم سے ملتا رہوں گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا یہ بہت ضروری ہے؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے گریبان سے ایک کارڈ نکالا، اس پر پڑوس کا نمبر لکھا ہوا تھا، آپ مجھے شام میں فون کریں۔ اس وقت میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا۔ میں نے خوش ہو کر وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، آج میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے پاس جا رہی ہوں، صبح آؤں گی۔ دوسرے دن وہ ناشتہ لے کر آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس نے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں نے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ میں نے سیدھے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے اور بولا، سچ سچ بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، آپ ناشتہ کریں، یہ تو روز کا رونا ہے۔ میں نے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں بھی ناشتہ نہیں کروں گا۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے بتایا کہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے اور اس کے پاس بچی کے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور تنخواہ ملنے میں ابھی تک ہفتہ باقی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ میں نے فوراً اپنے پرس میں سے 2000 روپے نکالے اور اسے دیتے ہوئے کہا، فی الحال تم یہ رکھو، بعد میں ضرورت پڑی تو اور دے دوں گا۔ نہیں نہیں، وہ انکار کرتے ہوئے بولی، میں بخشش نہیں لیتی، یہ بخشش نہیں مدد ہے، اگر تمہیں منظور نہیں تو قرض سمجھ کر رکھ لو، آپ اصرار کر رہے ہیں تو لے لیتی ہوں۔
वो नजरें झुकाते हुए बोली, लेकिन मुझ पर ये कर्ज रहेगा, बहुत जल्द लौटा दूंगी। उसने शुक्रगुजारी से मुझे देखते हुए कहा, नवाज की नौकरी हो जाए तो मेरी परेशानी कुछ कम हो सकती है, तुम फिक्र मत करो, मैं दफ्तर जाते ही पहला काम यही करूंगा। डॉक्टर ने मुझे 10 दिन आराम के लिए कहा था, लेकिन मुझ पर उसके शौहर की नौकरी की धुन सवार थी, लिहाजा डिस्चार्ज होने के बाद दूसरे रोज ही मैं दफ्तर चला गया। मैंने एडमिन ऑफिसर से बात की और आर्जी तौर पर उसको नौकरी पर लगवा दिया। उसी रोज शाम को मरियम के दिए हुए नंबर पर फ़ोन किया और कहा कि वो सुबह अपने शौहर को दफ्तर भेज दे ताकि वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले। बाद में मालूम हुआ कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। मैंने यहाँ भी उसकी मदद की, अपने ताल्लुकात से काम लेते हुए उसका लाइसेंस भी बनवा दिया और उसने काम शुरू कर दिया। लेकिन चंद रोज़ बाद ही उसकी शिकायतें आना शुरू हो गई। वो अमूमन देर से काम पर आता था और वक्त पर चला जाता था। इसके अलावा अक्सर छुट्टी भी कर लेता, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे 1 माह बाद ही मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। मुझे मरियम की परेशानी का अंदाज़ा था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन करके उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। पहले तो वो टाल मटोल करती रही, फिर उसने मुझे दूसरे दिन 4 बजे अपने घर आने की दावत दी। मैंने ऑफिस से 3 बजे छुट्टी ली, बाजार से फल, मिठाई और खाने का बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। वो 2 कमरों का छोटा सा मकान था, जिसके दरो दीवार से गुर्बत टपक रही थी। उसने घर के कपड़े पहन रखे थे और उस लिबास में वो पहले से ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। उसका घर देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, साथ में उसके फटे हुए कपड़े भी देखकर। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, चाय पीकर मेरे साथ बाजार चलो। क्यों? सवाल जवाब बाद में करना, पहले मैंने जो कहा है वो करो। उसने बच्ची को पड़ोस में छोड़ा और मेरे साथ चल दी। मैंने उसे 4 अदद सूट दिलाए, 2 अदद जूते, मेकअप का सामान और घर के इस्तेमाल के लिए थोड़ी सी क्रॉकरी। फिर हम सामान से लदे हुए घर पहुंचे। उसका ड्यूटी पर जाने का वक्त हो चुका था। मैंने उससे इजाज़त चाही तो वो बोली, आज मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकी, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। तुम्हारे शोहर को तो कोई एतराज़ नहीं होगा? वो क्या कहेगा? गैरतमंद कब है वो? उसके उन अल्फाजों से मेरा हौसला बढ़ गया। अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि उसका शौहर दोपहर से रात गए घर से बाहर रहता है। उसका सारा वक्त मोहल्ले के अयाश लोगों के साथ गुजरता है। अगर कभी जेब में कुछ पैसे होते हैं तो जुए की बाजी भी लगा लेता है। मेरे लिए आए दिन ऑफिस से छुट्टी करना मुश्किल था, लिहाजा मैंने अपना ट्रांसफ़र एक ऐसे सेक्शन में करवा लिया जहां आउटडोर ड्यूटी होती थी। अब मैं हर तीसरे चौथे रोज़ ऑफिस के काम का बहाना करके मरियम के पास पहुंच जाता। वो कुछ देर मेरे पास बैठती, मीठी मीठी बातें करती, चाय पिलाती और फिर उसे एकदम ही कोई काम याद आ जाता और वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती। अब उसका हिजाब खुल चुका था। अब वो फरमाइशें करके अपनी पसंद की चीज़ें खरीदती। हम कभी कभी फिल्म देखते, दौरान फिल्म कोई रोमांटिक सीन आ जाता तो मैं भी जज्बात से बेकाबू होकर कोई गुस्ताखी कर बैठता, लेकिन उसने कभी किसी हरकत का बुरा नहीं माना, ना मुझे रोका। मैं दिल खोलकर उस पर पैसे लुटा रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि मेरा बजट जवाब दे गया और तनख्वाह में आधा महीना पूरा करना भी मुश्किल हो गया। मेरे पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था जिससे फालतू अखराजात पूरे होते। चुनाचा मैंने उसके पास जाना कम कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि उस पर जो सरमायाकारी की है वो बमा सूद वसूल करके ये खाता बंद कर दूं। वैसे भी उसके साथ घूमने फिरने में खतरा ही था। शहर में मेरे कहीं जानने वाले थे, अगर कोई भी उसके साथ मुझे देख लेता तो बड़ी बदनामी हो जाती। एक दिन मैं उससे मिलने गया तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही खुशगवार था। उस वक्त वो नहा कर निकली थी और गीले बालों से पानी टपक कर उसके जिस्म को भिगो रहा था। उसने सफ़ेद लॉन का कुर्ता और गुलाबी शलवार पहन रखी थी। उसका भीगा बदन देखकर मेरे जज्बात बेकाबू हो गए और जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया और वो मेरे सीने से आ लगी। उसने हैरान नज़रों से मुझे देखा और एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। मैं तो समझ रहा था कि वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आ गिरेगी। मैं बुरी तरह से गड़बड़ा गया और मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। मैं तो आपको शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि आप भी दूसरे मर्दों की तरह ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। मैं पहले ही दिन से आपकी छोटी मोटी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इसमें मेरी गर्ज शामिल थी। मुझे अपने शोहर को मुलाजमत पर रखवाना था, इसलिए आपकी नाजबरदारी करती रही। फिर जब आपने मुझे पहली बार पैसे दिए तो मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें कबूल कर लिया, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। उस वक्त मुझे अपनी माँ याद आई। वो भी नर्स थी और उसने मुझे हमेशा यही तरबियत दी थी कि मरीजों और ख़ासकर मर्दों का ख्याल रखोगी तो वो हमेशा तुम्हें भारी बख्शिश देंगे
और अगर वो तुम्हारे साथ चलने के लिए कहें तो इनकार नहीं करना। इस तरह वो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे और तुम्हें कभी तंगी नहीं होगी। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही अपने शौहर से बेवफाई कर सकती थी, इसलिए मैंने कभी किसी मरीज़ को मुंह नहीं लगाया और ना ही उससे कोई बख्शिश ली। मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे शौहर को मुलाजमत दिलवाई, लेकिन वो बदनसीब उससे भी हाथ धो बैठा। फिर जब आप खबरगिरी करने सामान से लदे हुए मेरे घर आए और मुझे साथ ले जाकर शॉपिंग करवाई तो मुझ पर लालच गालिब आ गई और मैं अपनी माँ के पढ़ाए हुए सबक पर अमल करने लगी। नवाज ने कभी नहीं पूछा घर में ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसकी आंखों में बेगैरती की पट्टी बंधी हुई थी और वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ था। शायद उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं मर्दों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जेबें खाली करती रहूं। मैंने कहा, जब आप मुझे शॉपिंग करवाते तो मुझे बड़ी शर्म आती। कई बार सोचा कि आपको मना कर दूं, लेकिन मजबूरी मेरी ज़बान रोक लेती। मैं अब तक यही समझ रही थी कि आप मेरी हमदर्दी में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज मालूम हुआ आप भी दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ नहीं। आपकी नीयत में शुरू से ही फतूर था। आपने मेरी ज़रा सी नरमी को आवारगी समझा और समझा कि मैं आपके साथ कोई नाजायज़ रिश्ता रखना चाहती हूँ। काश आप समझ सकते कि मैं बुरी औरत नहीं हूँ। मैंने कभी पैसों की खातिर अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। खुदा गवाह है कि शौहर के अलावा किसी गैर मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। खुदा की कसम, मैं बुरी औरत नहीं हूँ साहब, मैं बुरी औरत नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं कुछ कहे बगैर वहाँ से चला आया। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मुझे यूँ लगा जैसे वो नहीं बल्कि मैं बुरा आदमी हूँ।